संघर्ष किया, 4 विधायक बनाया, लेकिन दुश्मन ने क्या किया, भाजपा वाले ने क्या किया, आपका विधायक को खरीद लिया। आज आया भाजपा वाला हमारे सामने में झुक गया है, कहता है किसानी जी हमारे साथ आ जाइए, हमसे जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे, आप हमारे दल में आ जाइए। उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो लोग गलतफहमी का शिकार है। उनको लगता है कि मुकेश सहनी चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, जब चुनाव का नजदीक आएगा उस समय में ये थक जाएंगे, बैठ जाएंगे और इसके समाज का वोट हम खरीद लेंगे। वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, बनी हुई सरकार गिरा देता है, तो वो चाहता है कि आपका वोट खरीद लेगा। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है, वो निषाद समाज को सुरक्षित करने के लिए। जितना वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को झटकने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। लेकिन बात हम वीआईपी की करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अभी भी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार, यूपी और झारखंड में घूम घूम कर अपने लोगों को जगा रहे हैं, तो विरोधियों पर निशाना भी खूब साध रहे हैं। बीते दिन मुकेश सहनी का कारवां, उनका काफिला, उनका रथ सीतामढ़ी पहुंचा। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में देखिए मुकेश सहनी जब पहुंचे तो कैसा माहौल था, किस प्रकार से भीड़ उमड़ी हुई थी उनको सुनने के लिए। मुकेश सहनी ने सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वाले उनको बुला रहे हैं और 25 में मुख्यमंत्री बनाने का बात भी कह रहे हैं। और भी क्या कुछ मुकेश सहनी ने इस दौरान कहा है वो पहले आप सुनिए। नहीं पहचाना तो आप देखिए कहा है। आज जैसे हमारे इस बिहार प्रदेश में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जैसे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, अपने वोट को, शक्ति को पहचाना, वोट को, ताकत को समझा। जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपना दल बनाए, जब दल बना तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। जब उनके लोगों ने साथ दिया तो उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। आज भी उनकी सरकार है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी अपने वोट के दम पर 4-4 बार वहां पे मुख्यमंत्री बने। हमारे मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों ने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किए, अपने नाम को रोशन किए, अपने समाज को आगे पहुंचाए। ये कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, ये भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, तब जाके देश में बदलाव आया है साथियों। इसलिए साथियों, आपके पास जो शक्ति है वोट गिराने का, वो शक्ति से आप भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे लालू प्रसाद जी लाए वैसे आप भी ला सकते हैं। सिर्फ जरूरी है अपने वोट के साथ मजबूती से खड़ा रहना। साथियों, आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद समाज को आरक्षण मिले, काश अगर हमारे समाज में भी 30, 40 साल, 50 साल पहले निषाद समाज में भी वीर योद्धा लालू प्रसाद यादव जी जैसे बेटा जन्म लेते तो समाज के लिए लड़ाई लड़ते और आरक्षण दिला देते। और जब आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको क्या लाभ मिलता मैं बताता हूं। आज मैं यूपी जाता हूं, बिहार में सब जिला में घूमता हूं, मैं झारखंड में जाता हूं। तीनों राज्य में 137 जिला है और एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए, इतना बड़ा देश में एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता,
इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। कोई लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण हमें आरक्षण नहीं मिला, और नहीं आरक्षण मिला तो आज हमारा बेटा मजबूर है किसी दूसरे के घर काम करने में, मात्र 800 रुपया 8,000 का महीने पे। आपका बेटा, आपका भाई मजबूर है दूसरे जगह मजदूरी करने में। तो साथियों, आज अगर काश हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता तो समाज आगे बढ़ता। आज आपका बेटा, आप देखिए क्या करता है। अभी 4 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना होगा। उस समय में लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति, आपका पिताजी क्या करता है? घर से बाहर निकलता है, तालाब में उतरता है, झील में उतरता है, नदी में उतरता है, गंगा जी में उतरता है। ऐसी ठंड में, जो ठंड में लोग घर से नहीं निकलते, वैसे जगह आपके परिवार के लोग पानी में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर वो बाजार में जाता है, बेचता है, और जब बेचता है उसके बाद उसके घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए ना, आपके बच्चे कितना कष्ट भरी जिंदगी जीता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसे कटे जितने तकलीफ में आपकी जिंदगी बीता है? क्या ऐसी जिंदगी आपके बच्चे जिए? क्यों हमारे निषाद समाज में निषाद का बेटा का कोई अधिकार नहीं है कि औरों के बच्चे के जैसे सर उठा के जिए? इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकार को समझना पड़ेगा। आज मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, कोई मैं रतन टाटा के घर में जन्म नहीं लिया या पैसे वाले के घर में जन्म नहीं लिया। मैं भी एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में जन्म हुआ जहां अगर 4 दिन अगर मछली ना मारा जाए तो 5 दिन घर में खाना नहीं बन सकता था। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने गांव में, अपने घर में रहना होता है, उस उम्र में मैंने गांव को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़कर 2000 किलोमीटर दूर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मुंबई जैसे शहर में हमने अपना एक मुकाम बनाया और एक अपना पहचान बनाया। अब मुंबई जैसे शहर में अपना कामयाबी का झंडा गाड़ा मैंने। साथियों, ये सब हुआ संघर्ष के बदौलत। माँ बाप ने कुछ पढ़ाया लिखाया, वही पढ़ाई लिखाई बॉम्बे जैसे शहर में काम आया, और वहां पे बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐश और आपकी जिंदगी जी रहा था। मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचने लगा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसके बाद मैंने बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए मैं बिहार लौट के आ गया। आज बिहार में आपके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप अगर संघर्ष करेंगे तो आपको भी कामयाबी हासिल हो सकता है। जैसे मुकेश सहनी जिस जगह पे पहुंचा है, उस जगह पे आप भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ जरूरी है संघर्ष करने का। साथियों, संघर्ष करने का। जो हमारा सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनका नहीं सुनेंगे। जो हमारा बच्चे का फिक्र करेगा, जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनका फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, ये मेरा नारा है। साथियों, इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे आज आप तमाम हमारे युवा साथी, माता बहन, सभी सम्मानित गार्जियन ने आज आप पसीना बहा रहे हैं। इसी तरीके से समाज के हक अधिकार की जब भी बात हो तो अपनी शक्ति को दिखाइए, अपनी ताकत को दिखाइए, लोगों को बताइए कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं है। हम अपने समाज के बच्चे के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। साथियों,
तब जाके ये समाज में बदलाव आएगा। आज आपके पास जो वोट गिराने का शक्ति है, ताकत है, इसमें बदलाव होगा। तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज साथियों, आज देखिए आपका दुश्मन जो है कितना मजबूत है। आपने देखा कि निषाद का बेटा आजादी के पहली बार अपने दम पर संघर्ष किया, 4 विधायक बनाया, लेकिन दुश्मन ने क्या किया, भाजपा वाले ने क्या किया, आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। तो साथियों, वो हमसे, उसको तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो जाए। वो देखा कि मुकेश सहनी के नेतृत्व में निषाद समाज जाग चुका है और निषाद समाज सोया हुआ शेर है, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो लालू प्रसाद यादव जी जैसे ये अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा और निषाद मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। फिर किसको गुलाम बनाओगे? इस समाज को, निषाद समाज को गुलाम बनाना है तो पहले मुकेश सहनी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी इस समाज का आवाज बन चुका है, इस समाज का पहचान बन चुका है। इस समाज को गुलाम बनाना है तो इस समाज को, नेता को रोको। और वो षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, जिसके साथ लाखों निषाद का बेटा का सहयोग हो, आशीर्वाद हो माता पिता का, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है और गिरा सकता है। साथियों, आपने देखा हम लड़े, खड़ा हुए, आज आया भाजपा वाला हमारे सामने में झुक गया है, कहता है कि सहनी जी हमारे साथ आ जाइए, हमसे जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे, आप हमारे दल में आ जाइए। हम कहते भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम मल्लाह का बेटा है, हम मछली मारना जानते हैं और जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना है मुझे, तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है। अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, हमें नहीं बनना है मुख्यमंत्री, हम सिर्फ समाज के हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान दिलाना चाहते हैं। आरक्षण अगर हो जाएगा तो यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद परिवार के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है। साथियों, उनके घर पे खुशियां आ सकता है। साथियों, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये मेरी अकेले लड़ाई से नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को, शक्ति को पहचानना पड़ेगा। उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो लोग गलतफहमी का शिकार है, उनको लगता है कि मुकेश सहनी चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, जब चुनाव का नजदीक आएगा उस समय में ये थक जाएंगे, बैठ जाएंगे और इसके समाज का वोट हम खरीद लेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, बनी हुई सरकार गिरा देता है, तो वो चाहता है कि आपका वोट खरीद लेगा और वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा को आरक्षण हो। अब बताइए ना, ये देश एक ही है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ अलग भेदभाव क्यों हो रहा है? ये तो देश का प्रधानमंत्री जी का काम है आरक्षण देना। तो इसलिए साथियों, हम लोग सर पे कफन बांध करके निकले हुए हैं अपने हक अधिकार आरक्षण दिलाने के लिए। इसके लिए आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लोग बांध पे भाई, चलिए, आप लोग अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए और उस लड़ाई को जीतने के लिए मजबूती से संकल्प लेना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, और इस लड़ाई लड़ने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो हमने है ना, एक ऐसी दवा बनाया है, जैसे कोरोना काल में देश का डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वो वैक्सीन बना था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है, वो निषाद समाज को सुरक्षित करने के लिए। जितना वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, उतना वो डरेंगे।
और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण करेंगे। और जब आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा, एसपी होगा, एसडीओ होगा, बीडीओ होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। तो अभी आपने सुना विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को किस तरीके से निषादों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। आरक्षण कितना जरूरी है उनके समाज के लिए उसकी बात कर रहे हैं। वोट नहीं बेचना है, इसके लिए तमाम जो समर्थक कार्यकर्ता वहां पर उन्हें सुनने आए थे, जो भी लोग वहां पर उमड़े थे, उन्होंने फिर से संकल्प दिलवाया है। वहीं बीजेपी को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। तो 2024 लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी की यह यात्रा अपने आप में बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। लेकिन मुकेश सहनी क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, अब भी केवल कयास लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी बिहार, यूपी और झारखंड में निषादों को जगाने की कोशिश में हैं और अपने लोगों को अपने पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो जरूर देखने को मिल रहा है कि मुकेश सहनी जहां भी जा रहे हैं माहौल पूरा बन जा रहा है। सभी लोग जो भी उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जो कि सीतामढ़ी की।